हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आज का जो सेशन है वो सीडीपी प्रैक्टिस सेट 3 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 2 और 1 मैंने पहले करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप अभी जाके देखिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत पास है और आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सीडीपी जो है वो प्रैक्टिस से बहुत बेटर हो जाती है, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले भी प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। तो ये जो है प्रैक्टिस सेट 3 है, 2 और 1 मैंने पहले करा दिया है, पहले बता चुकी हूँ। तो आप चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए और इसको अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना लेंदी है। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास निरंतर होता रहता है। या फिर अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। देखिए, अध्यापक और अध्यापिका ने यह अनुमान लगाया कि चूंकि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, पता है आप सभी को, इसलिए यदि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है तो उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है, क्या निहित है, जिसमें निहित है बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। ऑप्शन नंबर 2 है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। और ऑप्शन नंबर 3 है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। और ऑप्शन नंबर 4 है मूल्यों और अभिव्यक्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यों और अभिव्यक्तियों का शिक्षण एवं आकलन। समाजीकरण के संदर्भ में बात करें तो समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जो बच्चों के अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता के निहितार्थ को नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहीं भी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पर बल नहीं दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सार्वभौमिक गोचर है, क्योंकि सामाजिक प्राणी बनने के लिए मान्य व्यवहार संहिता को आत्मसात करना ही पड़ता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। क्या ग्रहण करते रहते हैं? तो पारंपरिक, रचनात्मक, अध्यापक केंद्रीय, सामाजिक रचनात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक रचनात्मक। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध
जटिल समस्याओं जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमता को सिद्ध कर सकें, बिना किसी भेद के समान पद्धति व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसा शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलित हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो सबसे सटीक और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में भी सहायक। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम करके आंका गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। पियाजे भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देते, जबकि वाइगॉत्स्की भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला प्रश्न है, योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं, आबाद व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा का समरूपी होना चाहिए, छात्र असहिष्णु होते हैं और भेदों को स्वीकार नहीं करते, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, सत्य कौन सा कथन है वो बताना है आपको। देखिए, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। संकलात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण है। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंधित वाक्य के थ्रू जो है इस समस्या से निपटा जा सकता है, जो हकलाने की समस्या होती है। अगला प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ, देखिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं समावेशी से, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले। विद्यार्थियों को भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से पढ़ाते हैं। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है।
ऑप्शन नंबर 4 है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वह सभी वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि अध्यापक, देखिए एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम अक्षमताएं वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृत की इनमें कोई भूमिका नहीं है, या पठन अक्षमता के पर्याय है, ये सामान्य या उससे अधिक IQ वाले बच्चों में भी पाई जाती है, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य व उससे अधिक IQ वाले बच्चों में भी पाई जाती है अधिगम अक्षमताएं। ठीक है, सॉरी इसका आंसर हो हाँ सी ही सही है। इसका आंसर अधिगम अक्षमताएं सामान्य व उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, कक्षाओं में छात्रों का समसमूहीकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। ये अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावनाओं की आलोचना। भावनाओं की आलोचना कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? किससे संबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन का स्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। तो उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर जो है वो अनुकूलन का स्तर के अंतर से संबद्ध है। तो इस आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूलन का स्तर। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और देखिए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज़रूर इसको एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता है। मतलब मैं इससे मोटिवेट होती हूँ, मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।